आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं बिग टॉक में। और आज हम बात करेंगे हेट स्पीच की, नफरत भरी बयानबाजी की। आए दिन हम देखते हैं कि टेलीविज़न के ज़रिए या फिर मीडिया के ज़रिए इस तरह की खबरें आती हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं जहां पर एक समाज को अलग थलग करने की कोशिश की जाती है, एक पर्टिकुलर समाज के खिलाफ हेट स्पीच जो है वो दी जाती है, नफरत भरी बयानबाजी उसके खिलाफ की जाती है। कभी उसका आर्थिक बहिष्कार करने की बात की जाती है, कभी उसे पाकिस्तान भेजने की बात की जाती है, कई बार तो मार काटने की भी बात की जाती है। बहरहाल ये इतनी नफरत क्यों जो है ये नफरत लगातार बढ़ती जा रही है, क्यों हेट स्पीच जो है वो लगातार हो रही है एक तबके के खिलाफ, वजूहात क्या हैं, कौन इसके पीछे है, सियासी मकसद क्या है और कैसे हम हालात को बेहतर बना सकते हैं, यानी हेट स्पीच से कैसे छुटकारा मिल सकता है इस मुल्क को। क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ है, इस बात को सभी लोग जानते हैं कि नफरत से दुनिया नहीं जीती जा सकती, नफरत से हम आगे नहीं बढ़ सकते, प्यार मोहब्बत से ही आगे बढ़ा जाएगा। बहरहाल इस मसले पर बात करने के लिए चार खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। एक एक कर मैं सबका तारुफ करा दूं। मेरे साथ है जावेद मिर्जा साहब, आप मेंबर हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, इस्तकबाल करते हैं सर आपका। इनके अलावा हमारे साथ है मोहम्मद अमीन साहब, आप साबिक अफसर हैं भारत सरकार के, साथ ही सियासी तज्जिया निगार भी हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और इन सब के अलावा हमारे साथ हैं मोहम्मद शाहिद एडवोकेट साहब, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत सारी तंजीमों से जुड़े हुए हैं, हर मसले पर अपनी खुलकर बात रखते हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और इन सब के अलावा हमारे साथ हैं कलीमुल हफीज़ साहब, सूबाई सदर हैं AIMIM के दिल्ली के, आप सबका इस्तकबाल करते हैं। और मोहम्मद सलीम साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही, ये जो मुल्क में इस वक्त माहौल चल रहा है, हर रोज़ TV, मीडिया, सोशल मीडिया और अखबारों के ज़रिए ये बात सामने आती है कि कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं एक पर्टिकुलर समाज के ख़िलाफ़ और फिर बयानबाजी होती है, उन्हें इस मुल्क से भगाने की बात होती है, उनके साथ मार काटने की बात होती है। और जैसे मैंने पहले कहा कि नफ़रत भरी बयानबाजी जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो जब आप सुबह को उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं या TV खोलते हैं तो उस पर तमाम चीज़ें यही दिखती हैं आपको, तो वजह क्या लगती है आपको, हो क्यों रहा है ये सब? देखिए, कहा गया है ना, अल्लामा इकबाल ने कहा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी कोई गुलसिता हमारा। हमारे इस गुलिस्तान को शायद किसी की निगाह को नज़र लग गई है, लोग नहीं चाहते। और इस मामले में तो मैं समझता हूँ कि बाहर के मुल्कों की भी इसमें हवाबाजी है, जो कि हमारे मुल्क के लीडरान को और हर तरीके से कोशिश करते हैं उन पर कब्ज़ा करके तरह तरह के बयानबाजी दिलवाते हैं, जिसकी वजह से उनको फ़ायदा होता है। जबकि हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीब ये नहीं थी कभी भी। कहते हैं ना कि हिंदी हैं, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान के अंदर हमारे हिंदू और मुसलमान सभी तहज़ीब रही है और तमद्दुन रहा है कि हम लोग रहते आए हैं, हर एक से प्यार मोहब्बत से बात करते हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे हमारे ज़िले का रहने वाला हो। जब हम बाहर निकल के मुल्क से बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं तो कहते हैं हम बिहार के रहने वाले हैं, जब दिल्ली में होते हैं या हम कर्नाटक के रहने वाले हैं। तो एक भाईचारा हमारी सभ्यता रही है, हमारी तहज़ीब रही है। इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि किसका मफाद है, मफाद किसी का भी नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हों, सियासतदान हो, उनके लोग। जब जहाँ तक सवाल है मेंबर पार्लियामेंट्स का, कई मेंबर पार्लियामेंट्स ने भी अपने बयान दिए हैं और इस भद्दे तरीके से असेंबली के मेंबर्स ने भी दिया है, जो कि नागुजार है, आदमी नहीं समझ सकता कि क्यों दिए गए हैं। आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं, आपने शपथ ली है उनके संविधान की और क़ानून की कि साहब हम देश के लिए, हर वर्ग के लिए काम करेंगे, हर एक की बात करेंगे, हर एक के प्रमोशन की बात करेंगे और हर एक से प्यार मोहब्बत से रहेंगे, और उसके बावजूद इस तरह की बातें आती हैं, तो मेरे समझ से तो बाहर की बात है। और इसमें सियासतदानों को अपने ऊपर अंकुश लगाना चाहिए और बातों से बचना चाहिए, गुरेज करना चाहिए कि इस तरह की बातें नहीं करनी उन्होंने पब्लिकली, जिससे कि आपस में मन मुटाव हो और आदमी की परेशानियां बढ़ें। ठीक है जावेद मिर्ज़ा साहब, समझ में क्या आता है जब इस तरह की बयानबाजी आप सुनते हैं और कुछ ग्रुप्स इकट्ठा होते हैं और एक पर्टिकुलर समाज के ख़िलाफ़ बयानबाजी होती है, आर्थिक बहिष्कार की भी बात होती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसे बाज नहीं आएंगे, जो है हथियार उठाने पड़ेंगे उसके खिलाफ। देखिए, जिस तरह का माहौल देश के अंदर पिछले 4-5 सालों से बनाया जा रहा है, वो जानबूझ करके एक ही तरफ इंडिकेट करता है कि आपने जो सरकारें हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या स्टेटों के अंदर जिस तरीके से BJP की सरकारें हैं, उनके जो नाकामयाबियाँ हैं उनको छुपाने के लिए आप इस तरह का माहौल बनाते हैं और एक पोलराइजेशन की तरफ जाते हैं। उन वोटों को हासिल करने की कोशिश करते हैं जिनको आप है ना धर्म के नाम के ऊपर लिया जा सके, क्योंकि काम आप कर नहीं रहे हो। आप उन कामों को छुपाने के लिए, उन बातों को से माहौल और लोगों का ध्यान बढ़ाने के लिए इस तरह की बातों को आप लोगों के बीच में डालते हैं, ताकि उसके ऊपर एक बहस शुरू हो और बहस के बाद उस तरह के माहौल को ख़राब किया जा सके। यही चीज़ें नज़र आई हैं
बीजेपी की जितनी जैली तंजीम है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे आरएसएस हो, या वो अपनी तरह इस तरह के प्रोग्राम करती हैं और उसके अंदर इस तरह की बातों को फैलाया जाता है ताकि नफरत फैले। लेकिन आज देश को इसकी ज़रूरत नहीं है। आज देश को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है महंगाई के ऊपर बात करने की। आज देश को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आने वाली नस्लों के लिए रोज़गार की। नौजवान खाली फिर रहा है, आप उसको किस तरह मोड़ना चाहते हैं ये आपको सोचना होगा। लंबे दूरी के ऊपर एक खाके को तैयार करना पड़ेगा। आज राहुल जी जिस तरीके से पूरे देश के अंदर भारत जोड़ने के निकल रहे हैं कि नफ़रत छोड़ो और भारत जोड़ो, वो तमाम मुद्दे इसी को जाहिर करने के लिए हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि ज़्यादातर लोग और इतनी बड़ी तादाद में लोग जिस तरीके से इस्तकबाल कर रहे हैं, जिस तरह से उस यात्रा से जुड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इन चीज़ों को ख़त्म होने में ज़्यादा वक्त अब नहीं लगेगा और ना ही ये सब बातें अब ज़्यादा देश के अंदर चल पाएंगी। मोहम्मद शाहिद एडवोकेट साहब, आपको क्या लगता है, कानून के जानकार होने के नाते क्या बातें आपको समझ में आती हैं? और हम देखते हैं कि कानून जो है वो, यानी कानून अपना काम तो कर रहा है लेकिन ऐसे मामलों में बिल्कुल फेल नजर आता है। बिल्कुल कानून अपना काम नहीं कर रहा है। मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कह रहा हूँ। अगर कानून अपना काम करता तो इतना अच्छा हमारा कानून है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि जरा से भी हेट स्पीचेस को कोई बोलने की हिम्मत भी कर लेता। आज हम देख रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, मंत्री इस तरह की स्पीचेस देते हैं और स्लोगन्स देते हैं, गोली मारो, तमाम तरह की बातें होती हैं, इनसे मत खरीदारी करिए, इनको सबक सिखा दीजिए। इनके खिलाफ अगर एक्शन हो जाते, देखिए कानून का मतलब ये नहीं होता कानून काम कर रहा है कि सब एक्शन। कानून का मतलब ये होता है जब कानून के जरिए उनको सजा मिल जाए किसी भी गुनहगार को, और सजा ऐसी हो कि जो भी हमारा कानून कहता है जितनी भी सजा है वो पूरी की पूरी सजा उसको मुकम्मल मिल जाए। आप यकीन जानिए रब्बानी साहब, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि दूसरा आदमी उस गुनाह को करने की जरा सी भी सोच भी ले। होता क्या है कि यहाँ पर इनके नंबर बढ़ जाते हैं, बल्कि इन्होंने हेट स्पीच दी, कानून ने अपना काम नहीं किया, इन लोगों के और लोगों ने स्वागत करने शुरू कर दिया, मालाएं बनाने शुरू कर दी उनके, और एक तरह से पॉलिटिकली उनको माइलेज मिलना शुरू हो जाता है। दिक्कत यहाँ पर है, तो इसलिए एक के बाद दो, दूसरी बात तीसरा। अभी आप देखिए, अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन हो गया होता, उसको जेल भेज दिया गया होता, तो मेरा ख्याल है दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होती इस तरह की हरकतें करने की। लेकिन कानून ने अपना काम जिस तरह से भी किया, लेट किया, जैसा किया, उस पर मैं शायद क्या कमेंट करूंगा सब लोगों के सामने, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसकी वजह यह रही कि अब दूसरे लोग भी उसमें बोल लेंगे, फिर तीसरे लोग बोल लेंगे, तो समाज से क्या बना दिया। हमारे मुल्क को, जो इतना खूबसूरत मुल्क है जिसके लिए सब लोगों ने शहादत दी, हिंदू मुसलमान तमाम लोगों ने शहादत दी, इसलिए दी थी क्या कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मुसलमानों के लिए कहेंगे कपड़ों से पहचाने जाएंगे, उनके नामों के आधार पर उनके साथ पक्षपात होगा, उनको डिनाई कर दिया जाएगा तमाम चीजों के लिए, और उनके खिलाफ इस तरह मुहिम चलाई जाएगी कि साहब इनसे आप इनका बहिष्कार कर दीजिए, कुछ खरीदिए ही मत इनसे। इस तरह का सोशल बाइकाट की बात, अगर कहीं कोरोना फैल जाए तबलीगी जमात के ऊपर लगा दीजिए, सब्जी वालों से फल लेना बंद कर दीजिए, मुसलमानों के पास जाना बंद कर दीजिए। ये देश को क्या करना चाहते। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अगर इन लोगों के खिलाफ हकीकत में कानूनी कार्रवाई हो गई होती, या आज भी अगर हो जाए, तो विद इन फ्यू डेज ओनली सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी देश को बंटवारे की बात कर ले। कलीमुल हफीज साहब, आपने इसी हफ्ते जिन लोगों ने हेट स्पीच दी थी एक तबके के खिलाफ, आपने बाकायदा उन सब के खिलाफ जो है मामला दर्ज कराया है। कुल मिलाकर के चूंकि आप भी एक सियासी पार्टी का हिस्सा हैं और पहले, बहुत साल पहले आपकी पार्टी के एक लीडर के ऊपर भी हेट स्पीच के इल्ज़ामात लग चुके हैं, समझ में क्या आता है ये हेट स्पीच की ज़रूरत कहाँ पड़ गई इस मुल्क में? इतना खूबसूरत ये मुल्क है, असल मकसद क्या नज़र आता है आपको? क्या जो है वोट बटोरना, लोगों को इकट्ठा करना, यही सिर्फ एक जो है मकसद है? देखिए, ये जिस तनाजुर में आप बात कर रहे हैं ये हेट स्पीच नहीं है, ये एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, ये एक आतंकवादी घटना है। एक ऐसी सभा जिसमें 4 से ज्यादा लोग हों, उसमें एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बाकायदा संपूर्ण बहिष्कार की बात करे, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव, और वो भी सत्ताधारी रिप्रेजेंटेटिव, कहे कि चुन चुन के मारो, 25 से 50,000 लोग मैं लेकर आऊंगा, और एक धार्मिक व्यक्ति ये कहे कि इनकी गर्दन काट दो और हाथ काट दो, और दूसरा व्यक्ति ये कहे कि आप लाइसेंस रखिए, फायर आर्म रखिए, भले से गैर लाइसेंसी हो।
तो इसका मतलब तो ये पूरे नरसंहार जिनोसाइड की तैयारी है, इसको आप हेट स्पीच कह के लाइट क्यों कर रहे हैं? हेट स्पीच का मामला तो बहुत छोटा था, और जिससे आप जहां से बात आपने शुरू करी वो 10 साल पहले की बात है, और वो 40 दिन जेल में भी रह कर आए, और वो बात भी कोई इतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन ये जो बात हुई है, सत्ताधारी पार्टी का MP MLA, बाकायदा संघ परिवार का एक मुख्य घटक दल विश्व हिंदू परिषद, इन सब ने मिलकर एक अनलॉफुल एक्टिविटी की, और वो भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नाक के नीचे की, और उस प्रदेश का एक मुख्यमंत्री भी है, वो भी उस पर खामोश रहता है। तो ये सब ने मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत किया। इसके लिए हमने कल कराई वो FIR कराने हम गए, अभी तक वो उन्होंने हमें बताया नहीं है कि उन्होंने मुकदमा दर्ज किया नहीं किया, लेकिन हमारी ये कोशिश थी, और ये कोशिश सबको मिलकर करनी चाहिए। जैसा अभी हमारे दोस्त ये बात कह रहे थे कि अगर नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल के खिलाफ भी हमने FIR कराने के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन तब भी पुलिस ने एक्ट नहीं किया। अगर उस पर एक्शन हो गया होता तो हालात बेहतर होते। दूसरी मिसाल, एक्शन होता कैसे? एक्शन होता है राजा सिंह की तरह। राजा सिंह को जब उन्होंने हेट स्पीच थी और एक ऑब्जेक्शनेबल जो रिमार्क दिए हुजूर के बारे में, और उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन चूंकि वहां पे हमारा सियासी एक असर था, इसलिए उनको PD एक्ट में फिर जेल में डाल दिया गया। तो ये होती है सियासत। सवाल अब यहाँ से समझने की ये जरूरत है कि आप और हम जिस खतरे के से घिरे हुए हैं, यानी इसी तरह की बयानबाजी से दिल्ली ने दिल्ली दंगा देखा, जिसमें 54 लोग मारे गए और हजारों लोग उसमें जेलों में बंद हुए और हजारों लोगों का कारोबार उजड़ा। उसी दंगे का एक आरोपी, जिसको उसमें भी मुकदमे में नाम था, जो लोनी का MLA है, उसने बाकायदा इसमें भी ये कबूलनामा पेश किया कि हाँ, मैं 2,500 लोग लेकर आया था, हमने जिहादी मारे हैं, हम जिहादी और मारेंगे, हम सिर्फ उनको छोड़ेंगे जो रामचंद्र जी को पूर्वज मान रहे होंगे, उनको हम छोड़ देंगे, बाकी सबको मारेंगे। यानी क्लियर कट अल्फाज में उन्होंने जो बात कही है, ये हेट स्पीच नहीं है, ये एक दूसरे और दंगा कराने की, ये सुनियोजित तरीके से नरसंहार कराने की तैयारी है। आप और मुझे जो है ये तय करना है कि हम आखिर इसका मुकाबला कैसे करेंगे। सिर्फ कानूनी मुकाबले से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि पुलिस कंप्रोमाइज्ड है, पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। तो इसके लिए हमें सियासी इक़दाम उठाने पड़ेंगे। और सियासी इक़दाम क्या होते हैं? जैसे मैंने मिसाल दी आपको हैदराबाद की, अभी भी वक्त है। आप लोग अगर सियासी तौर पे मुत्तहिद हो जाएंगे तब बच जाएंगे, वरना आने वाला वक्त मोहम्मद अमीन साहब, बातें हो रही थी यहाँ पर कि भाई हेट स्पीच को लेकर के वो हुकूमतों का और सिस्टम का डबल स्टैंडर्ड नज़र आता है। अगर कोई मुस्लिम तबके से कोई भी फ़र्द अगर कोई गलत बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ तुरंत जो है वो पुलिस एक्शन लेती है, और कई मामलों में देखा है कि बहुत सारे लोग अभी तक जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। लेकिन ये इल्ज़ाम है सिस्टम के ऊपर भी और हुकूमत के ऊपर भी, अगर कोई गैर मुस्लिम या कोई दूसरा शख्स या वो लीडर जिसकी हुकूमत हो, जिसकी पार्टी की हुकूमत हो, वो बयानबाजी करता है, कुछ भी बोल दे, कितनी भी ख़तरनाक बात बोल दे, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो आपको नहीं लगता सिस्टम का ये डबल रवैया, हुकूमतों का डबल रवैया या मतलब डबल स्टैंडर्ड जो है, आपको लगता है कि ये कितना ख़तरनाक है? बात ये है कि अफसरों के ऊपर है ये बातें। देखिए, आप जाते हैं पुलिस में FIR कराने के लिए, तो ये मेरे समझ से तो बाहर समझ की बात है कि गवर्नमेंट इस बात को कहती है। गवर्नमेंट कभी नहीं कहती। आप देखिए, देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहले बात आई थी गाय के ऊपर भी, और बहुत सी चीज़ों पे कई बार बात आई, लव जिहाद के ऊपर। तो प्राइम मिनिस्टर ने कभी नहीं किसी को कहा कि ये एक अच्छी बात है, उन्होंने हमेशा कंडेम किया है। और इस बात को हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हाँ, उनके अंदर कुछ हुकूमत नहीं कहती किसी बात को। देखिए, जुडिशरी भी है, FIR दर्ज होती है, तो जब FIR दर्ज नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है, उसमें हमारी कुछ कमियां हैं, हम उस तरीके से नहीं जा पाते हैं, ना उस तरह हम परसू कर पाते हैं। अगर हम उस तरह परसू करें तो उसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। मतलब सारी गलती उसी समाज की है या उन्हीं लोगों की है जिनके खिलाफ बयानबाजी पढ़े लिखे नहीं है, या वो इतने एग्रेसिव नहीं है दूसरों की तरीके से, जैसे वो करते हैं ऐसे हम भी करते हैं। अगर ये करके बात रखेंगे तो सामने रहेगा। जैसे वकील साहब भी कह रहे थे, वकील साहब ने कहा कानून की बात है, तो अगर वकील एक जाते हैं कोर्ट में तो उनको ज़रूर FIR भी होती, कोर्ट के थ्रू होती है FIR। अगर लोकल पुलिस नहीं कर रही है तो कोर्ट के थ्रू जजेस करते हैं, इसको डायरेक्शन देते हैं कि इनकी FIR होनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम अमल में नहीं लाते, और हम सोचते हैं कि शायद पुलिस नहीं कर रही है। हम एक बार को मान सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर ने इन्फ्लुएंस में होगा,
लेकिन कोर्ट तो इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो हमें कोर्ट के थ्रू चला जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक सवाल इस बात का है, हुकूमत किसी को भी, मैं नहीं समझता हूँ अगर उसको अपनी हुकूमत चलानी है, भारत सरकार चलानी है, स्टेट चलानी है, तो उसमें किसी को पक्षपात करता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमको आगे बढ़ना चाहिए, अपने जराए देखना चाहिए। या फिर यूँ कहा जाए कि बिना पक्षपात के हुकूमत चल ही नहीं पा रही है या चला ही नहीं पा रहे हैं लोग, ये इल्ज़ाम लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारी खुद की कुछ कमियां हैं। देखिए, प्रोसेशन होते हैं, तो चाहे इसका हो या दूसरी पार्टी वाले का हो, रूलिंग वाले का हो, पुलिस अपना एक्शन लेती है। लेकिन कहीं कहीं मैं मान सकता हूं कि ऑफिसर शायद नरमी बरतते हों, लेकिन कानून जो है, जहाँ तक सवाल है न्यायालयों का, उनके थ्रू जाइए, आप उनके थ्रू FIR कराइए। मैं कहता हूँ हो सकता है कोई पुलिस ऑफिसर अपने नरम दिल का हो या डरता हो शासन से, लेकिन शासन कभी नहीं कहता इस बात को। शासन ने कभी नहीं कहा, ना इस बात को खुलेआम कहता है कि इनकी FIR ना करो। अगर ये बात है तो आप कोर्ट से जाकर FIR करा दीजिए, क्या दिक्कत है, कोर्ट डायरेक्शन देते हैं। जी जावेद मिर्ज़ा साहब, ये जो नफरत भरी बयानबाजी है, ऐसा भी कहा जाता है कि ये नस्ल कुशी की एक तरीके से शुरुआत है। तो मतलब चूंकि ये तो रोज़ाना जो है ये एक तरीके से ये बातें सामने आती हैं, और जैसे कलीमुल हफीज़ साहब भी कह रहे थे, और उन्होंने चूंकि बाकायदा FIR कराने की कोशिश भी की कि स्पीच में ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं कि आप हथियार रखिए, आप जो है वो गर्दन कलम कीजिए, आप सर उतारिए अब, और ये तमाम बातें कीजिए। तो क्या नस्ल कुशी की तरफ जो है कुछ लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? सब लोग नहीं, कुछ लोग। अमीन भाई ने जो बात कही है, मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जो आपने कहा कि जिस किस्म से गवर्नमेंट है, लेकिन हमारा संविधान हमें सब तरीके की प्रोटेक्शन देता है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी तौर के ऊपर जो सरकारें आज की वक्त में देश में हैं, ज़्यादातर वो कहीं ना कहीं इसको सॉफ्ट कॉर्नर उनका इसके अंदर है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर उनका संरक्षण उनको हासिल है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो सबको पंगु बना के रख दिया गया है। ज़ुबैर के मामले के अंदर आप फ़ौरन FIR करवा देते हैं, एक ट्वीट के ऊपर आप फ़ौरन उसको अरेस्ट कर लेते हैं, सारी चीज़ें मशीनरी उसके ऊपर हरकत में आ जाती हैं, और खुल्लम खुल्ला इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हो रही हैं, आप उसके ऊपर कोई संज्ञान ही नहीं ले रहे हो। आज आप देखिए किस तरीके से अंदर नुपुर शर्मा वाला केस था, पूरी दुनिया के अंदर सारी चीज़ें करी दी गई, FIR हो गई, कोर्ट ने कह दिया, सब कुछ हो गया, और अरेस्ट एक दिन भी नहीं हुई, और उसके साथ साथ जमानत भी हुई। अमीन भाई सुनिए, मैंने आपकी बात को पूरा सुनिए, कोर्ट ने करा लेकिन अरेस्ट नहीं हुआ, और कोर्ट ने ही राहत दी, नुपुर शर्मा को कोर्ट ने ही राहत दी। बीजेपी पार्टी के संविधान के अंतर्गत मैंने पढ़ा था उस रूलिंग को, 10A के अंतर्गत उसको पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी से निकालना अलग है, मैंने कहा कि ये सॉफ्ट कहीं ना कहीं वो है, पार्टियों का खुद ना खुद कहीं ना कहीं संरक्षण हासिल है, इसीलिए ये जो हमारा सिस्टम है वो कोलैप्स हुआ है। जो संगठन, जो सरकारी मशीनरी है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कब्जे में है, और वो उसका अपने पूरी तरीके से काम कानून के दायरे में रहकर भी नहीं कर पा रही है। अधिकारी अगर लीनियंट हो, एक आध की बात नहीं है, ये पूरे देश के अंदर लागू हो चुका है। तो आपके पास सामने दूसरी आप बोल देखिए, पहलू खां का मामला आया, गौ हत्या का मामला आया, रोजाना लिंचिंग होती रही, सारी चीजें होती रही, कहाँ तो क्यों नहीं हुआ, किसने रोका? देखिए भारत सरकार जब नहीं चाहती, नहीं भारत सरकार के चाहने न चाहने नहीं, आपने शुरुआत क्यों होने दी? नहीं, आपने शुरुआत क्यों होने दी उन मामलों में? चमकाने के लिए नेतागिरी की बात नहीं आ रही है, मसला ये है कि आप किसी चीज को नहीं करें, लेकिन जो चीज हो रही है वो देश के खिलाफ हो रही है, देश के अंदर होने वाले आने वाले वक्त के अंदर गलतियों को अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो ये देश के नुकसान के लिए होगा। गवर्नमेंट का आज जो मारने काटने का चीज है, जिस तरीके से कलीमुल हफीज साहब ने कहा कि ये एक तरीके से आतंक है, और जाहिर सी बात ये आतंक है, बात तो सही है। आप कानून के दायरे में जाएंगे, कुछ भी करिए, क्यों हेट स्पीचेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, आपने उसके दायरे में रहते हुए FIR हुई, एक तरफ से नहीं, शीशा देखिए, खुलेआम तरीके से खुलेआम बहस कराई जाती है, खुलेआम और एक असेंबली के मेंबर, खुलेआम महासभाएं बुलाई जाती हैं, धर्म संसदें बुलाई जाती हैं, और उसके अंदर खुलेआम संरक्षण होता है। वो भी कहते हैं हमको 2 घंटा दे दीजिए, तो बराबर कर देंगे। ये क्या है? वो तो बताया ना कलीमुल हफीज साहब ने कि वो एक 10 साल पुराना मामला था, और वो जेल में भी रहकर के आया 40 दिन के करीब। कलीमुल हफीज साहब, आपकी बात जो कह रहे थे वो रह गई थी, रुक गई थी बीच में। जो गुजरात में पोल से जो बांध कर पुलिस मुस्लिम नौजवान को मार रही है और भीड़ ताली बजा रही है, वो क्या है? या और जो जगह जगह मामलात हो रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, वो सब क्या है? ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। मेरा सिर्फ कहना इतना ही है कि इसके खिलाफ तो हमने FIR कराने के लिए हम चले गए, बाकी जो और तमाम तंजीमें हैं उनमें से कोई भी नहीं गई।
ना कोई पॉलिटिकल पार्टी गई, जो मुसलमानों का वोट लेती है पार्टियां, एक की हिम्मत नहीं हुई इनके खिलाफ, वो थाने में चली जाती। हम चूंकि यहाँ शुरुआत कर रहे हैं इसलिए हमने पूरी कोशिश की, हमें उम्मीद है और हमने उसमें बाकायदा वार्न भी किया है कि अगर पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेती है तो हम कोर्ट का सहारा लेंगे। और हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी ये बात एहसास करा रहे हैं कि आपकी नाक के नीचे बिना आपकी मर्जी के कैसे हो रहा है ये, इसको तो आप फ्रिंज एलिमेंट नहीं कह सकते। ठीक है, नूपुर शर्मा को शाहिद एडवोकेट साहब, फ्रिंज एलिमेंट कह दिया था। शाहिद एडवोकेट साहब, ये तो बाकायदा आपके एमपी और एमएलए हैं। बिल्कुल सही है शाहिद एडवोकेट साहब, ये जो नफरत का माहौल है और ये जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त अल्फाज में इस जो भी हालात हैं या जो स्पीचेस आती हैं उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत भी की और मरकज़ी हुकूमत को फटकार भी लगाई और टीवी एंकर्स को भी मतलब एक तरीके से गाइडलाइन दी, ठीक है साहब, वर्बली, कि भाई आप ये मत कीजिए, ये ऐसा मत कीजिए, इस मुल्क को जो है नफरत की आग में मत झोंकिए। तो आपको क्या लगता है कोर्ट का जो रोल है, कोर्ट की तरफ से बयान आते हैं या वो टिप्पणी करते हैं लेकिन उसके ऊपर असर नहीं होता, दिक्कत कहाँ है, ये कमी कहाँ रह जाती है फिर? देखिए रब्बानी साहब, कमी सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की है जी। कानून हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इवन के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कितने बार खुद ये कहा है कि क्या मतलब रह गया हमारे कानून, किसी भी कानून को बनाने का, किसी भी कानून के लिए कोई ऑर्डर करने का, जजमेंट करने का, जो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फटकार या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस का कोई माना नहीं रह जाता जब तक कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। होता यह है कि अब चूंकि जो पार्टी विशेष सत्ता में है उसके लोग ही ज्यादातर हेट स्पीचेस की बात कर रहे हैं, हेट स्पीच फैला रहे हैं, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं कवर होता है। या अगर पार्टी का कवर ना भी हो तो उन लोगों को यह एहसास होता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तमाम अफसरान हमारी मदद करेंगे। होता भी ऐसा है, अक्सर देखा भी ये गया है। अभी देखिए ना, दिल्ली में ही इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा सब कुछ हो गया। दिल्ली राइट्स के बाद में वो जो वहां के एमएलए साहब हैं वो कह दीजिए 2.5 लाख लोगों को लेके आया, अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया 3 दिन के अंदर। अब तो उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट आ गया कि दिल्ली में 2.5 लाख लोग वो लेके आए जिन्होंने दिल्ली राइट्स करवाया। जो दिल्ली में जो तमाम 100 कत्ल हुए, हिंदू मुसलमानों के कत्ल हुए 100 से ज्यादा, तो उसमें वो नंद किशोर गुर्जर साहब उसके जिम्मेदार हैं। अब तो उनका एडमिशन है, उसके बावजूद उनको गिरफ्तारी नहीं है, कोई एफआईआर उनके खिलाफ नहीं है। दूसरे जो साहिब सिंह वर्मा साहब के साहबजादे हैं उन्होंने तो बिल्कुल इंतहा तक वो चले गए, बाइकाट की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर करी है उसमें, और वो एफआईआर क्या करी है 188 की सिर्फ, जिसमें कोई सजा नहीं होती, 3 महीने की सजा या 1 साल की सजा, उसमें कोई माने नहीं रहता। भाई आप तो परमिशन ना लेने की है शायद भाई, वो परमिशन ना लेने की है, वही मैं कह रहा हूँ 188 की, उसको कोई माने नहीं है। उससे तो ये होता है कि हेट स्पीच ठीक है जी हाँ, उससे तो उल्टा और साबित हो जाएगा कि हेट स्पीच ठीक होती है अगर वो परमिशन ले लेते। वही मैं बता रहा हूं कि इन्होंने जो एफआईआर करी वो भी एक आईवाश है। यही जो अभी जो धमकियां, ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो कमेंट्स होते हैं, मैं बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूं कि ज्यादातर ये आईवाश होती हैं, ये गुमराह करने के लिए हैं लोगों को। अगर वाकई में लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी इतने सीरियस हैं कि वो वाकई में कानून के जरिए इन लोगों का इलाज करना चाहते हैं, तो व्हाट प्रिवेंटेड देम, किसने इनको रोका था कि आप आईपीसी के उन सेक्शंस में एफआईआर नहीं करते जहां पर 7 साल की सजा, 10 साल की सजा है? किसने इनको रोका हुआ, किसने इनको रोका हुआ? लेकिन इन्होंने ऐसा करना नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं नफरत का माहौल बनता रहे और ये देश भले इनके बला से डिवाइड हो जाए लेकिन इनकी सरकारें चलती रहें। लेकिन मैं आपको एक बार फिर ये बताना चाहता हूं, हमारे बड़ों ने देश को आजाद करवाया है और हम और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इंशाल्लाह देश की मजबूती के लिए, देश की तरक्की के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार है, बहाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, आप भी कल जो जेल में गए किस लिए गए थे? इसलिए गए थे ना इनके खिलाफ एक्शन हो, एफआईआर करवाने के लिए गए थे। इंतहा देखिए आपको उठा के बंद कर दिया, 1 हफ्ता आप वहां में जेल में रखे अपने 4-5 साथियों के साथ। तो अब आप कानून की अगर बात करेंगे साहब, तो इसमें कानून के जरिए इलाज कर दीजिए, तो भी आप एक ऑफेंस हो गया। ये भी एक इस तरह का देश ये बनता जा रहा है, कानून सक्षम है, बिल्कुल ठीक है। इसमें बस यहाँ 2-3 बातें और हाँ 2-3 बातें जाएगा जो इम्प्लीमेंटेशन कर सकने वाला होगा तो जरूर इसका इलाज जाएगा। बिल्कुल 2-3 बातें जो है वो हर कोई सोचता होगा, एक आम आदमी इस मुल्क का सोचता होगा कि वजह क्या है, मुसलमानों से ऐसी कौन सी गलती हो गई, कौन सा कसूर उन्होंने कर दिया कि हर रोज़ उन्हें नफरत का सामना करना पड़ रहा है।
तो जावेद मिर्ज़ा साहब, आपको क्या लगता है कि ये वजह क्या है? मतलब देखिए, वजह जानना बहुत ज़रूरी है ताकि उसका इलाज हो सके फिर उस वजह का। तो वजह क्या लगती है? मैं बताऊं जरा। हाँ, आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास, जावेद मिर्ज़ा साहब। देखिए, सब सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाकर देश के अंदर वोट बटोरने का काम है। जब जिस तरीके से आपको जहाँ सहूलत हो, आप उस तरीके से उसको चलाइए। देखिए, आप अमित शाह जी के बेटे बैठे हुए सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी, सारे मुसलमानों के बीच में बैठ रहे हैं, सारे क्रिकेट के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, वहाँ गले लगे जा रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद जाते हैं मुस्लिम मुल्कों के अंदर, वहाँ जाके गले लगते हैं। तो ऐसी कौन सी परेशानी आ गई कि देश के अंदर का मुसलमान आपको बुरा लगता है और बाहर के मुसलमान सारे आपको अच्छे लगते हैं? ये आप इस तरीके की बातें, जो दोगली बातें कर रही है कि सरकार, उसको ख़त्म करना चाहिए। इस देश के अंदर जो गंगा जमनी तहजीब बरसों सदियों से हम लोग साथ रहते आए, लोगों ने हमेशा आज़ादी से पहले भी इस मुल्क के अंदर मिल के काम किया है, इस मुल्क के ताने बाने को बना के रखा है। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी लड़ाई के अंदर सब लोगों ने मिलकर इसकी आज़ादी दिलाई थी, वहाँ चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख और ईसाई हों। लेकिन ये माहौल 70 सालों के अंदर कभी नहीं बिगड़ा। इन 70 सालों के अंदर हमेशा देश के अंदर आपसी भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम मिलता रहा। लेकिन इन 6-8 सालों के अंदर, और ख़ास तौर से पिछले 8-10 सालों के अंदर, इन लोगों ने इस तरह का माहौल देश के अंदर बना दिया है कि छूत छात की बीमारी भी पहले जो थी वो उससे भी ज़्यादा हम आगे चले गए कि कहीं मुसलमान नज़र आए तो ठेले से ख़रीदा फरोख्त मत करो, कोई भी आदमी नज़र आए उसको कपड़ों से पहचानो, दाढ़ी से पहचानो। अब अगर कोई है ना बीमारी फैले तो आप उसको मरकज़ का नाम दे दो कि मुसलमानों ने फैलाई है। तो हर चीज़ को एक ही तबके से जोड़ना, एक ही मذहब से जोड़ना, ये चीज़ का मतलब है कि सोची समझी साजिशें हैं और जिसके आने वाले वक्त के अंदर नताइज इस मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं बुरे आएंगे। लेकिन आज का मैं ये मानता हूँ कि मुल्क के अंदर 90% से ज़्यादा जो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सेकुलर और मुल्क के लिए जान निसार करने के लिए तैयार है। ये चंद लोग हैं जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और इसके लिए हमें मिलजुल कर सबको इकट्ठा होकर इसका सामना करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। मोहम्मद अमीन साहब, देखिए बहुत सारी बातें हो रही हैं और इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि भाई ऐसी मुसलमानों से कौन सी गलती हो गई, कौन सी ख़ता हो गई, कौन सा गुनाह उन्होंने कर दिया कि हर कोई उन्हीं के पीछे पड़ा हुआ है। और ख़ास तौर से मतलब धर्म संसद होती है, वहाँ पर भी मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी, वहाँ पर भी उन्हें मारने काटने की बात होती है। तो ऐसा हो क्या गया? देखिए, अभी तक ये देखने में आता था, पहले भी कांग्रेस ने राज किया और उन्होंने मुसलमानों को कुछ दिया नहीं। यही एक दिखाया करते थे डर कि अगर बीजेपी पार्टी आएगी तो उनको कम से कम मुल्क से बाहर जाना होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन देखिए, आज आपको साफ बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी पार्टी रही, पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी, और आज मोदी जी भी 2014 से यहाँ राज कर रहे हैं। आप ये देखिए कि कभी भी उनकी कोई स्पीच नहीं थी जब भी उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए और सबका विश्वास। इस बात को देखना चाहिए। अब ये छोटे छोटे जो दल हैं इस विद इन द पार्टी है, इनको पार्टी सपोर्ट नहीं करती है, वो अपने आप को क्लेम करते हैं, जैसे बजरंग दल है और भी चीज़ें हैं बहुत सी, ये पनपियों और पनप के अपना वजूद कायम रखना चाहती हैं इस तरह की बातें करके। लेकिन कभी भी बात को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट नहीं करते, ना ही होम मिनिस्टर सपोर्ट करते हैं। आप देखिए दिल्ली के राइट, आप कह रहे हैं कि ये जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आम लोगों के जहन में जब बात बैठती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें क्या है, देखिए हमारी भी गलती है कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं, कुछ असेंबली के मेंबर, कुछ पार्लियामेंट के मेंबर, और वो अपने इलाकों में किस किस तरीके से बात करते हैं जिससे कि उनके अंदर एक उबाल पैदा होता है। दूसरे दलों में जो छोटे छोटे दल हैं उनमें भी उबाल पैदा होता है, फिर वो उस तरह की नुक्ताचीनी करते हैं और अपनी भी संसद वो भी अपना दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हमको तुम नहीं ख़त्म कर सकते, हम खुद पावरफुल, हम तुम्हें मिटा देंगे। तो ये एक आपस की अहम की लड़ाई है, ये लड़ाई उनकी अहम की है। ये बीजेपी पार्टी दूर है इससे। बीजेपी पार्टी न तो सपोर्ट कर रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि आप भी देखते होंगे, ना तो सपोर्ट कर रही है, ना उनको कुछ दिया जा रहा है, लेकिन वो अपने वजूद को कायम रखने के लिए छोटी छोटी पार्टियां जैसे और भी दलों की है, दिल्ली के मेंबर पार्लियामेंट है, दिल्ली के मेंबर पार्लियामेंट हैं, उत्तर प्रदेश के एक एमएलए हैं, वो भरी सभा में, भरी भीड़ में बोलते हैं एक समाज के खिलाफ, और आप कह रहे हैं कि पार्टी सपोर्ट नहीं करती। पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन उसी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, लेकिन वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कर रहे हैं। क्या वो कुछ कर पाए? इससे ज्यादा तो आपने देखा समाजवादी पार्टी के टाइम में हुआ और खुल के हुआ। कलीमुल हफीज साहब, आप कुछ कह रहे थे, वजूहात क्या नजर आती है? क्योंकि ये सवाल इसलिए उठता है कि हम शाम टेलीविजन के ऊपर भी ये सुबह से शाम तक जो है वो सिर्फ मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, मतलब ना टीवी जो है हिंदू मुसलमान के बगैर चल रहा है और ना सियासत चल रही है, और इतनी नफरत
भाई ऐसा हो क्या गया कि भाई एक तबके के खिलाफ इतनी नफरत कहाँ से आ गई है अचानक? देखिए, ये एक तो जमहूरियत में जो भी ग्रुप सत्ता पाना चाहता है जी, वो उसके अपने हथकंडे होते हैं, अपने तरीके होते हैं, अपनी विचारधारा होती है। फासीवाद का ये एक डिफॉल्ट है कि वो किसी एक तबके को दुश्मन बनाकर राष्ट्र विरोधी साबित करके वो तरक्की करता है जी। तो इसलिए तो आरएसएस के हम बाय डिफॉल्ट हम दुश्मन बनते हैं, इसलिए वो हमें टारगेट रखते हैं। लेकिन ये हम बनते क्यों हैं? इस हमसे पहले दलित बना करते थे, लेकिन दलितों में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक चेतना जगाकर उनको सियासी तौर पे मुत्तहद कर दिया और एक ताकत में तब्दील कर दिया। लेकिन मुसलमान चूंकि जमहूरियत में अपना क्लेम खो बैठा है, अपनी सियासी हिस्सेदारी को वो क्लेम करना नहीं चाहता, इसलिए उसका ये हाल है। जहां जहां उसने क्लेम कर लिया, उसने केरला में भी क्लेम किया तो वहां पे नॉन बीजेपी सरकार है, लेकिन मुसलमान सियासी तौर पे अपनी हिस्सेदारी में है। उसने तेलंगाना में 12% होने के बावजूद और वह नॉन बीजेपी हुकूमत है, लेकिन मुसलमान सियासी तौर पे अब मुस्तहकम है। लेकिन दिल्ली में क्या वजह है कि 16% होने के बाद भी अपनी बिल्कुल तजलील पे या यूं कहिए बेवक्ती पे है? उसकी वजह यह है कि हम इन सेकुलर पार्टीज के पीछे लग करके हमने अपना सब बेड़ा गर्क कर लिया। ये सेकुलर पार्टीज भी अब पहले कांग्रेस थी, अब अरविंद केजरीवाल है, यानी जो हमारी तकलीफ पे जुबान तक नहीं खोल सकते। हफीज भाई, आपकी पार्टी सेकुलर नहीं है समझते हैं। तो सवाल ये है हमारी असली कमजोरी। हमें अपने आप को सियासी तौर पे मुत्तहद करना ही होगा। अगर आपको कांग्रेस वाले जावेद मिर्जा साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं। कांग्रेस वाले जावेद मिर्जा साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं। हफीज भाई, आपकी पार्टी सेकुलर नहीं है क्या? 5 सेकंड की हो जाएगी। मैं कहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब में कमी है, आप जावेद मिर्जा साहब को चुन लीजिए, आप किसी और को चुन लीजिए, लेकिन अपनी सियासी क़यादत डेवलप करिए, तब जाकर आप महफूज रह पाएंगे। वरना जितने कमजोर रहेंगे लोग आपको ऐसे ही मारेंगे और आप ऐसे ही पिटेंगे। जी जावेद भाई, अब आप बोलिए। नहीं, मैंने ये कहा, आपने कहा कि सेकुलर पार्टियां आपका इस्तेमाल करती रही हैं सभी चीज़ों का, तो क्या MIM जो है ऑल इंडिया मुस्लिम मुत्तहिद मुस्लिमीन, ये एक सेकुलर पार्टी नहीं है? नहीं, मैं कहा नाम निहाज सेकुलर पार्टी। नहीं, आपने कहा कि सेकुलर पार्टियां आपका इस्तेमाल करती रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और आम आदमी पार्टी नाम निहाज है जी। नहीं, ठीक है। जावेद भाई का जो सवाल था वो बहुत सीधे तौर पर ये है कि क्या AIMIM जो है खुद को सेकुलर पार्टी नहीं मानती क्या? क्योंकि शायद इनका इशारा इसलिए है कि जो ओवैसी साहब है वो भी बहुत सख्त बयानबाजी करते हैं। हो सकता है कि उनकी बयानबाजी नहीं, मेरा वो मामला नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, अच्छी लगती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी बयानबाजी से बहुत नफरत करते हैं या उसको बहुत गलत तरीके से। नहीं, वो वहीं जाते हैं जहां वोटों को मुंतशिर किया जा सके। जी, उस पार्टी में जब मायावती अपने समाज की बात करती है तो उसको सांप्रदायिक नहीं लगती। जब मुलायम सिंह अपने यादवों की बात करते हैं तो सांप्रदायिक नहीं लगता उनको। जब लालू यादव बात करते हैं तो सांप्रदायिक नहीं लगता है। सांप्रदायिक का मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे संप्रदाय के खिलाफ हो। हम तो अपनी मजलूमियत का रोना रो रहे हैं। हमारा कहना यह है कि मुसलमान भी हिंदुस्तान का उतना ही इज्जतदार शहरी है जितने और दूसरे गैर मुस्लिम है। तो हमारी बात भी तो करो। हम अगर अपनी मजलूमियत का रोना रोएंगे तो इसमें सांप्रदायिकता कहाँ है? इसमें तो हमारी मजलूमियत का हल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमें हिस्सा नहीं मिला वो दो। और देखिए, जमहूरियत में अगर आप ऐसी मजलूम बने रहेंगे तो पब्लिक और लोग आपको और मजलूम बना देंगे। आज जिस दिन अपना हिस्सा मांगना शुरू कर देंगे, जिस दिन इनको आप ये एहसास करा देंगे कि आप एक सियासी खुब्बत है, आप देखिए नेक्स्ट डे से ये आपकी खुशामद में लग जाएंगे और आपके मसाइल हल होने शुरू हो जाएंगे। शाहिद एडवोकेट साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत सारी बातें तो हुई हैं, हर कोई अपने लेवल पर काम भी कर रहा है इन नफरतों को कम करने के लिए, लेकिन वो कौन से टूल्स हैं, वो कौन से रास्ते हैं, वो कौन से तरीके हैं जिन्हें अपनाकर ये जो आपके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उस माहौल से जो है वो छुटकारा मिल सके, निजात मिल सके? कोई तरीके नजर आते हैं आपको? जी बिल्कुल रब्बानी साहब, बहुत अच्छे तरीके हैं। दरअसल क्या है कि जो 70% लोग हैं हिंदुस्तान में अभी भी जी, वो देश को प्यार करने वाले, गंगा जमनी तहजीब को प्यार करने वाले, हिंदू मुस्लिम एकता को प्यार करने वाले लोग हैं जी। वो साथ में रहना चाहते हैं, वो कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं। हिंदू धर्म में जो कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, तमाम ब्राह्मण एक परिवार है, ऐसी हमारे जो इस्लाम है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम नमाज में हम पढ़ते हैं जी कि तमाम आलमों का रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो जब पूरा जो दुनिया है एक ही परिवार है और कोएग्जिस्टेंस की बात कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यहाँ पे आके सारी बात खत्म हो जाती है, हम रह सकते हैं साथ में। इसी चीज का सपना देखा गया था। तो 70% लोगों को दरअसल जो जगह जगह बांट दिया गया है,
बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आजाद समाज पार्टी, AIMIM, पीस पार्टी, बहुत सारे अलग अलग नाम है। इन 70% लोगों को मेरे ख्याल 70 जगह बांट दिया गया है। तो अब होता क्या है, 30% वोट उनके साथ में जब आ जाते हैं और 70% 70 जगह बढ़ जाते हैं तो सत्ता में आ जाते हैं। तो यही वो चाहते हैं कि हमारा ये जो बटे हुए लोग हैं बटे रहे। तो ये जो डिवीजन है 70% लोगों का, ये खत्म होना जरूरी है। चाहे वो पहल कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी कर रहे हो या दूसरे लोग कर रहे हो, ये पहल होनी चाहिए। 70% को यूनाइट करने की जरूरत है अगर इस देश को बचाना है तो, और इसके अलावा मेरी समझ में कोई इलाज नहीं आता। आपको क्या लगता है कलीमुल हफीज साहब, चूंकि रास्ते तो जो है वो कुछ ना कुछ जरूर होंगे सोशल मीडिया के जरिए, अगर एक कम्युनिटी को बदनाम करने की या उसे टारगेट करने की कोशिश की जाती है तो जाहिर तौर पर उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके उससे बचा भी जा सकता होगा या बचा जा सकता है। देखिए, देश में संविधान है, संविधान के तहत आप संघर्ष कीजिए, आप मुकाबला करिए। ये फोर्सेस बहुत कमजोर हैं क्योंकि झूठ पे मबनी हैं। ये फोर्सेस भाग जाएंगी अगर आप मुकाबला करना छोड़ देंगे तो ये हावी हो जाएंगी। रही बात निजाम, जो हुकूमत का निजाम है वो जमहूरियत है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब तक आप अपनी दावेदारी पेश नहीं करते कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। मैं फिर कहता हूं कि हमें अपनी क़यादत, सियासी क़यादत डेवलप करनी चाहिए। और सियासी क़यादत का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम दूसरे लोगों के जो नुमाइंदे हैं या जो कठपुतलियां हैं उनको अपनी सियासी क़यादत मान लें। हमें अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी। हमें अपनी नस्लों को मुस्तकबिल के लिए खुद तैयार होना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हमें पता है ना, कल हम FIR करने गए तो हमें SHO ने कहा ये बात कि साहब अभी तक कोई पार्टी नहीं आई इनके खिलाफ FIR करने, कोई तंजीम नहीं आई मुसलमानों की FIR करने। मैंने कहा देखिए साहब, उन्होंने अभी जरूरत नहीं समझी होगी लेकिन हमने जरूरत समझी इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो ये तरह की चीजों को आपको फेस करना ही है। इसको आप मजबूरी समझे, जरूरत समझे, फर्ज समझे या हिकमत अमली समझे, लेकिन मुकाबले से भाग के इसका हल नहीं निकलेगा। संविधान में, संविधान के तहत इस जमहूरियत में लड़के मुकाबला करके इंशाअल्लाह हम अपना हल भी पाएंगे और अपना बकार भी पाएंगे। हाँ, लेकिन सर मैं ना जो जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए ये जो हेट स्पीच होती है या इस तरह की जो बातें होती हैं, एक तबके के जहन में ये बैठा दिया गया है कि ये पर्टिकुलर जो समाज है ये एंटी नेशनल है। तो और उन बातों को कैसे टेलीविज़न के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए पहुंचाया जाता है उन तक। तो मैं वही जानना चाह रहा हूं कि क्या इनका इस्तेमाल करके उस नफ़रत को कम किया जा सकता है? कोई तरीके हैं? नहीं, बिल्कुल तरीके हैं। देखिए पहला तरीका तो यही है, जैसे अभी 15 अगस्त को 75 साल हमने मनाए थे, तो उस टाइम पे हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी इस मुल्क के लिए वो हमने उसका इश्तिहार किया। और वो जितनी भी तशहीर हुई उससे थोड़ा सा लोगों को ये एहसास हुआ, गैर मुस्लिमों को, कि मुसलमानों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क को आज़ाद कराने। दूसरी बात, हम जितनी मेन स्ट्रीम जो सब्जेक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें अपनी दावेदारी, अपनी हिस्सेदारी पेश करें। हम अपने आप को बाकायदा वॉलंटियर करें। जब तक हम वॉलंटियर नहीं करेंगे और हम सिर्फ निशाना बनते रहेंगे तब तक हमारे साथ ये हाल रहेगा। जहां तक बात सोशल मीडिया की है उसकी है, तो ये जाहिर बात है उनके पास रिसोर्सेज पूरे हैं, उनकी तादाद भी ज्यादा है, उनके पास पैसा भी बहुत है, तो यकीनन वो भी कामयाब हो रहे हैं। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान में जमहूरी निज़ाम है, मैं फिर कहूंगा, और जमहूरियत से सरकारें बनती हैं और सरकार बनाने में हमारा भी एक रोल होता है। तो उसमें अगर हम सोच समझ के बनाएंगे सरकार, तो जरूर हम इस तरह की नफरत को कम कर पाएंगे, काबू पा पाएंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या तरीके हो सकते हैं ये जो नफरत का माहौल है, और ये लगता भी है बहुत सारे लोगों को, कई बार लगता है कि ये क्या हो रहा है, हम कौन से मुल्क में जी रहे हैं, क्या हमने इसी मुल्क की जो है वो एक तरीके से कल्पना की थी। ठीक है साहब, आज़ादी के 75 साल हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और वहाँ पर इस मुल्क की जो दारुल हुकूमत है, देश की राजधानी में खड़े हो करके कुछ लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बाकी अलग अलग हिस्सों में भी ऐसा होता है, एक पर्टिकुलर समाज के खिलाफ बयानबाजी, नफरत की बातें और तमाम बातें होती हैं। तरीके क्या है इससे निपटने के? कौन से वो तरीके हो सकते हैं जिन्हें अपनाकर ये जो नफरत का माहौल है या जो नफरत भरी बयानबाजी है या जो ये माहौल है इसे दूर किया जा सके, ख़त्म किया जा सके? अभी हमारे डिबेटर साथ में थे, वो कांग्रेस के कह रहे थे कि RSS और ये वो। देखिए RSS के जो चीफ़ हैं, अभी मैं एक डिबेट में था, याद होगा, ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर, तो जब उस वक्त मामला गरमाया और अभी भी कोर्ट में केस में है, तो उन्होंने यही कहा, भागवत जी ने कहा कि जहाँ देखोगे वहीं शिव के मतलब मिलेंगे अवशेष
और इस तरीके से कहीं भी देखा जाएगा। अभी इसको बंद होना चाहिए। अब दूसरी उनकी अप्रोच ये थी, देखिए संघ के चीफ हैं, उन्होंने कितनी अच्छी अप्रोच की कि अभी दिल्ली में आए थे तो मुसलमानों से बात की, कुछ बुद्धिजीवियों से जिनको समझ है, जिनके भेजा है वो समझ सकते हैं बात को, उनसे बात की और आगे जाके मस्जिद में भी गए और जाके वहाँ बात की। तो ऐसा नहीं है, आरएसएस भी नहीं चाहता कि ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तरीके क्या है शासन में। तो अब ये है ना कि हमें भी आगे बढ़ के बात करनी होगी, बैठ के बात करनी होगी। किससे बात करें? जो आपको मिटाने की बात कर रहे हैं उनसे? समझदार लोगों से बैठ के बात करनी होगी। हर दल का समझदार आगे आए और बात करे। सर्वधर्म समभाव जिसकी बात है, हर धर्म का जो समझदार पढ़ा लिखा आदमी, जाहिल जट नहीं जो इस तरह की बेहुदा बातें करता है कि तुम मुझे 2 घंटे दे दो तो हम पूरा हिंदुस्तान हटा देंगे। अरे किस तरह की बात है? तो ऑटोमेटिकली लोगों में उबाल आएगा, वो मेजॉरिटी में है, वो आपको उठा के फेंक देंगे। तो इस तरीके से करिए ना कि आप इस तरह की बातें मत करिए नफ़रत की। उनको नफ़रत की फैलाने का कोई राइट नहीं है कि जिससे कि हमारे दूसरे भाई जो दूसरे हिस्सों में रह रहे हैं उनमें कोई तकलीफ़ हो या एक तनाज़ा बढ़े, उसको बचाने के लिए इनको करना होगा। और इस तरह के भाषण तो नहीं, बल्कि बैठ के साइलेंट मीटिंग करनी होगी उनसे भी। वो हमारे भाई हैं, इससे पहले भी हम देश में रहते आए हैं और आज तक हमारा किसी ने बाल बाका नहीं बढ़ा और ना हम इस देश से जाने वाले हैं। यहीं हमारे बाप दादा रहते थे, यहीं हम दफन हुए और यहीं हम पैदा हुए। और जिनको जाना था वो मुल्क जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस वक़्त के बाद जब बात पार्टीशन की आई तो उस वक्त जिनको जाना था वो जा चुके। ये वतन हमारा है, हम वतन के हैं और हम वतन के लोग हैं। तो जब हमें जज्बा ये है, हम हिंदुस्तान का तराना गाते हैं, हिंदुस्तान के हर फंक्शन में रहते हैं, तो हमें अप्रोच करके आगे बढ़ के दिखाना होगा कि हम देश के हितैषी हैं, हम देश के विरोधी नहीं हैं। उनके दिमाग में भरा हुआ है जो लोग इस तरह की बातें करते हैं दूसरे समाज के, कि शायद ये मुसलमान विरोधी है देश का। देश के विरोधी नहीं हैं हम लोग तराना गाते हैं कौम का। इसमें बाद में मैं शुरू में ही कहा था कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, और हम पूरे जहान में जाने जाते हैं। आज देखिए हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी मान्यता मिल रही। क्यों? वो बातें ख़त्म हो चुकी जो पहले थी, गुजर गया ज़माना। अब हमें देखना होगा, हमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखना है। जावेद मिर्ज़ा साहब, ये जो आपने शुरू में भी उसका जिक्र किया था, राहुल गांधी जो है इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, और किस तरीके से आपको लगता है कि इस तरह की यात्राएं वो एक बड़ा रोल अदा कर सकती हैं हिंदुस्तान को भी जोड़ने में, और जो दिल टूटे हुए हैं या दिलों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं, नफ़रतें बढ़ गई हैं, गलत फहमियाँ जो हैं वो पैदा हो गई हैं, उनको कम करने में इस तरह की यात्राएं जो हैं वो कितनी अहम हैं, और क्या किसी पर्टिकुलर समाज को या दूसरे ग्रुप्स को भी इस तरह की जो है वो कोशिश करनी चाहिए? चूँकि सुना है कि बीजेपी भी समरसता रैली निकालने की या कुछ ऐसी यात्रा निकालने की बात कर रही है। देखिए, राहुल जी ने बहुत सोच समझ के और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसके ऊपर देखने के बाद इसका नाम, यात्रा का नाम कुछ और भी दिया जा सकता था, लेकिन उसका नाम नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो नाम दिया गया, क्योंकि ये माहौल पूरे देश के अंदर बनाया जा रहा था। हर जगह टारगेट जो था वो पसमानदा तबकात थे, चाहे वो दलित हो चाहे मुसलमान हो, उन लोगों को करा जाता था, और कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी हावी हो जाती थी और उसी के ऊपर राजनीतियाँ हो रही थी। मैं कलीम भाई जिस तरीके से बता रहे थे कि हमें अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, इस तरह से नफ़रत ख़त्म नहीं होती है। आप अपनी बात कहने के लिए लोगों को इकट्ठा करते हो, एक ही तरह के लोगों को, तो क्या मजलिस की वजह से ये पोलराइजेशन नहीं होता? क्या इसी वजह से लोगों के जहनों के अंदर ये बातें नहीं जाती? क्या देश के दूसरी जो धर्म है, क्या हम उनको साथ लेके चलने की बात नहीं करेंगे? सबको साथ लेके चलने के बाद ही समाज बनेगा, और समाज जब बनेगा तो देश हमारा तरक्की के ऊपर जाएगा और हम सब मिलके आगे बढ़ पाएंगे। उसी का नाम हिंदुस्तान होगा, जो एक गुलदस्ते की तरह होगा। लेकिन आप जिस तरीके की बात करते रहे थे कलीमुल हफीज़ साहब, उसके अंदर कहीं पे भी इस चीज़ का ज़ाहिर नहीं हो रहा। आप क्यों नहीं जाते दूसरे हिंदू इलाकों के अंदर जाके? आप सिर्फ और सिर्फ उन जगहों को टारगेट करते हैं। आपको देखने के बाद पोलराइजेशन ना सिर्फ मुसलमानों के अंदर होगा बल्कि गैर मुस्लिमों में भी होता है। उसका नुकसान हमें सबको भुगतना पड़ता है। जिस तरह से शाहिद भाई ने कहा कि 70 जगह हम बढ़ जाते हैं ताकत के अंदर, उसकी वजह सिर्फ यही है, वो 30% पोलराइज होकर इकट्ठा हो जाता है और 70% 70 जगहों में बढ़ जाता है। इस ताकत को इकट्ठा करने के लिए मैं एक सुझाव दे रहा हूँ आपके और आपकी तंजीम को, अगर आप किसी शहर के अंदर किसी स्टेट के अंदर लड़ने जाते हैं तो सेकुलर पार्टियों के साथ मिलकर इत्तेहाद करिए।
अगर आप बिहार गए थे तो कहीं ना कहीं सेकुलर पार्टी के साथ मिलके, लेकिन सेकुलर पार्टी जिनको आप कह रहे हैं, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कहीं माइनॉरिटी के अंदर अगर आप तो कांग्रेस भी उनके साथ लड़ना नहीं चाहती। यूपी के अंदर नहीं, कांग्रेस के साथ मना कर दिया, बीएसपी ने मना कर दिया, दूसरी पार्टियां मना कर देती है, तो वो कैसे लड़ेंगे किसी के साथ मिलकर के? कांग्रेस के साथ आपने 10 साल यूपीए के साथ रह के करे तक क्या कभी आवाजें नहीं, सपोर्ट किया, आपने सपोर्टें दी चली, लेकिन जिस तरीके से आज आप पूरे देश में 8 साल के अंदर घूम रहे हैं कलीम भाई, उस तरह से पहले अगर घूमते तो शायद ये ज्यादा हालांकि देखिए बात जो है वो कहीं और से निकली थी, कहीं और जानी थी, लेकिन अब बात जो है वो एआईएमआईएम की तरफ चली गई। नहीं, एआईएमआईएम की तरफ नहीं जा रही है। हाँ। मैं इस चीज के ऊपर आना चाह रहा था कि जिस तरीके से आपने कहा कि जिम्मेदार आप भी हैं, नफरत कैसे कम होगी। नफरत कम होने के लिए हम सबको अपना एहतसाब करना पड़ेगा, हमें अपना एहतसाब करके। मिर्जा जी आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकालिए, आपका कोई नहीं है। नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमारे बड़ों ने इसी जमात के जरिए देश को आजाद करवाया। बड़े बड़े उलमा इसी बड़े उलमाओं ने कांग्रेस को ही सपोर्ट करा और लोगों ने इसी के झंडे के नीचे कुर्बानियां दी हैं, और हमारे ही बड़ों ने दी हैं। हमारे बाबा और अजदाद ने इस मुल्क की आजादी के अंदर कुर्बानियां दी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको ये समझिए कि हम मुस्लिम नहीं कर रहे, लेकिन राहुल जी जो निकले हैं तो कहीं ना कहीं उसको वेलकम करना चाहिए। आगे बढ़कर आन के उनकी शुरुआत को आप सबको भी साथ देना चाहिए, मेरा ये मानना है। सेकुलर पार्टी को उनको आना चाहिए। मिर्जा साहब सुन लीजिए, इंदौरी का एक शेर है जी, रात इंदौरी का शेर है, ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। ये जो नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों ने अपनी लीडरशिप बनाने को शजरे ममनुआ समझ लिया, यही इनका सबसे बड़ा गुनाह है। अरे केरला वालों ने तो अपना नाम भी चेंज नहीं करा, उन्होंने मुस्लिम लीग की जगह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर लिया। अगर वो कांग्रेसियों की तरह डरते हैं तो आज वो होते ही नहीं। दूसरी तरफ हैदराबादियों ने इतनी हिम्मत दिखाई, सन 58 से कोशिश कर रहे हैं, तब जाके वो आज इस कंडीशन में है कि वो अपनी क़यादत अपने समाज को बांध पाए। ये कांग्रेसियों ने नॉर्थ इंडिया के मुसलमान, अच्छा इसमें कांग्रेस और एमआईएम वाली बात ही नहीं है। अगर आप मुझसे कहेंगे इत्तेहाद में आ जाएंगे, अरे वो आ गए इत्तेहाद में। कलीमुल हफीज साहब, अगर मैं आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपके पीछे के चिट्ठे भी खुलवा सकता हूँ मजलिस के। बीजेपी को हराने का भूत निकालना पड़ेगा आपको। अच्छा ये आपस में उलझने का मामला नहीं है, बात यह है कि हम ना बात इसलिए शुरू की थी कि जो हालात है उनसे हम कैसे निपटे। वो आपस में झगड़ने से, आपस में भिड़ने से नहीं निपटेंगे। नफरत को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना पड़ेगा। इस नफरत को खत्म करने के लिए सर बात यह है, देखिए मार्टिन लूथर साहब जो है ना, वो उन सबको सब जानते हैं ना, उनको उनका साफ तौर पर ये कहना। अच्छा ठीक है, हाँ 10 सेकंड। हाँ देखिए, हमें अपने दिमाग से बीजेपी को हराने का भूत निकालना पड़ेगा जी। सेकुलरिज्म की लाश को हमें ढोने का, ये जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है, इस लाश को हमारे ढोने का ठेका नहीं है। हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म के जिम्मेदार है और हमें खुद जीतना होगा। हमें अपनी नस्लों के लिए खुद अपने आप मेहनत करनी होगी, अपनी सियासी और अपनी क़यादत के अंडर में। अगर हम अपनी नस्लों का और अपने मुल्क की खिदमत करेंगे तभी भला होगा। इन पार्टियों की जो नाम नया सेकुलर पार्टी, शाहिद साहब आपके पास आ रहा हूं आखिर में, बुरा हाल हो चुका है और बुरा हाल। शाहिद साहब आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि कानूनी तौर पर उस समाज को जिसके खिलाफ नफरत का माहौल है या नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, या जिस समाज को टारगेट किया जा रहा है, उस समाज के लोगों को कानूनी तौर पर आप क्या सलाह देंगे, कैसे उन्हें कानूनी तौर पर मजबूत बनाने की या बनने की जरूरत है? देखिए, कानूनी तौर पर तो सीधी सी बात है कि केसेस ज्यादा से ज्यादा फाइल किए जाएं, लेकिन अभी जो हो रहा है आजकल, जैसा अभी मैंने इससे पहले कहा, रब्बानी साहब जब केस दर्ज करवाने की डिमांड करने गए ये कलीमुल हफीज साहब, तो इनको जेल में डाल दिया गया, एक एफआईआर इनके खिलाफ हो गई। तो इस तरह के बहादुर लोग हमें बहुत सारे चाहिए जो बार बार केस दर्ज करवाने जाएं, ठीक है, ना सिर्फ पुलिस के लेवल पर, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन, तमाम तरह की कार्रवाइयां जितनी भी हो सकती हैं सब कुछ करने वाले लोग हमें चाहिए, जो साथ साथ ईमानदार भी हों और दूसरे लोगों से नफरत ना करना उनकी ये शर्त हो कि दूसरों से नफरत भी ना करें। नफरत की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। आप अपने हक के लिए अगर लड़ रहे हैं तो आपकी कानून भी मदद करता है और आपकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी मदद करता है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि कानून के अंदर कोई कमी नहीं है, कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है। इसी कानून को इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए हम जितनी भी कोशिशें कर सकते हैं उतनी कोशिशें करने की जरूरत है। और एक आदमी की जरूरत नहीं है,
हर किसी को अपने लेवल पर कोशिश करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये माहौल बेहतर होगा। आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर ये जो माहौल है ये बेहतर होना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी आम लोगों की ही नहीं है, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की है, सियासी जमातों की है और ख़ास तौर से उन सियासी जमातों की जिनके हाथ में इक़्तिदार है, जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।